कि इनकम कितनी हुई उसी पीरियड में, एक खास पर्टिकुलर पीरियड में हमारा रेवेन्यू कितना है और उसी पीरियड के एक्सपेंसेस हमने कितने इनकर किए हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो वो प्रॉफिट कहलाएगा या फिर वो लॉस कहलाएगा। अगर रेवेन्यू एक्सीड करता है एक्सपेंस से तो उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे, मतलब रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसेस के मुकाबले में तो वो प्रॉफिट है। और अगर एक्सपेंसेस एक्सीड करते हैं किससे, रेवेन्यू से, मतलब अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं किसके मुकाबले में, रेवेन्यू के मुकाबले में, तो फिर हम उसे लॉस का नाम देंगे। सही। तो इनकम स्टेटमेंट में हम बताएंगे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस, और किसकी मदद से बता रहे होंगे, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की मदद से बता रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे मैंने अभी बात नहीं की है, मैंने आपको कहा था कि पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है। जब मतलब समझ लेंगे तो फिर फॉर्मेट के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा कि बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। अब बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बताती है, उसके लिए हम 3 अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या भाई, नंबर 1 एसेट्स, लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी। अब जो हमारे एसेट्स हैं, अगर मैं आपसे कहूं एक इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बिल्डिंग भी है, उसके पास फर्नीचर भी है, उसके पास इक्विपमेंट्स भी हैं, उसके पास मशीनरी भी है, उसके पास बैंक अकाउंट में कैश भी है, उसके पास इन्वेंट्री भी है, उसके रिसीवेबल्स भी हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एसेट्स। अब इन एसेट्स में, अब एसेट में काफी डिटेल में आपको डेफिनेशन के साथ भी पढ़ा चुका हूं। एसेट्स के अंदर हमने ये देखना होता है कि उन एसेट्स में जो लाइबिलिटी का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, और जो इक्विटी, ओनर्स इक्विटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। तो अगर लाइबिलिटी का कंट्रीब्यूशन या लाइबिलिटीज का कंट्रीब्यूशन किसके मुकाबले में, ओनर्स इक्विटी के मुकाबले में ज्यादा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग नहीं है, अच्छी नहीं है। ये बिजनेस कभी भी इंसॉल्वेंट हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है, दिवालिया हो सकता है, लिक्विडेट हो सकता है, खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि कर्ज ज्यादा है, लाइबिलिटी ज्यादा है, ऑब्लिगेशंस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ओनर्स इक्विटी। उसे फिर मतलब उस बिजनेस में रिस्क ज्यादा है। तो रिस्क ज्यादा होने की वजह से हम ये कहेंगे कि यार अब अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो अब हम उस पॉइंट के ऊपर फ्यूचर को प्लान करेंगे कि अब इसको रिवर्स किया जा सके या फिर एक एवरेज पोजीशन पे लाया जा सके कि हमारी लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी बराबर हो जाए। और अगर आप इन चीजों से बेखबर हो, पता ही ना हो आपको कि यार किस तरह से चल रहे हैं मामला, अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे, तो फिर तो आप बहुत ज्यादा खसारे में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो सकते हैं। तो यहाँ एक और बात क्या है कि ये जो इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे होते हैं ये एक खास पीरियड की होती है। ये बहुत अहम बात है। इनकम स्टेटमेंट जो हम बना रहे होते हैं ये एक खास पीरियड की होती है, जबकि बैलेंस शीट हम किसी एक पॉइंट पर बनाते हैं। किसी एक पॉइंट पर बनाते हैं मतलब क्या, कि आपने जनवरी की पहली तारीख 2020 पे, मान लें कि जनवरी की पहली तारीख 2020 पे आपने कारोबार सेटअप किया और उसको स्टार्ट किया। तो उस डेट पर आपने देखा कि यार मुझे एसेट्स चाहिए 50 लाख रुपए के, और आपने उसमें 30 लाख रुपए अपने डाले, 20 लाख बैंक से लोन लिया, मिला के आपके पास 50 लाख के एसेट्स आ गए। तो अब जो जनवरी की पहली तारीख 2020 पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए कि एसेट्स के अंदर लाइबिलिटीज का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप बोलोगे 40%। और अगर मैं आपसे कहूं कि उन्हीं एसेट्स के अंदर आपकी ओनर्स इक्विटी यानी ओनर का जो क्लेम है या ओनर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, आप कहोगे 60%। सही, जो कि सही है, एवरेज है, बेहतर है। अब पूरा साल गुजरा, तो जो पूरे साल में अब आप आकर खड़े हो गए दिसंबर की 31 तारीख 2020 पर। अब वो बात पुरानी हो गई कि जब कारोबार तुमने शुरू किया था जनवरी की पहली तारीख 2020 पे। पूरे साल में गुड्स खरीदी भी, गुड्स बेची भी, ट्रेडिंग की अगर आपने,
तो उसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ वो इनकम स्टेटमेंट ने बताया, अल्टीमेट उसका इंपैक्ट इस पे भी आया। अब आप दिसंबर 31 पे खड़ो, दिसंबर 31 पे अब मैं क्या कहूंगा कि आज देखो, दिसंबर 31 पर देखो कि एसेट्स कितने हैं। तो अब उन एसेट्स में लाजमी सी बात है चेंजेस आ चुके होंगे। हो सकता है ड्यूरिंग द पीरियड आपने एसेट्स और खरीदे हो सकता है ड्यूरिंग द पीरियड आपने एसेट्स बेच दिए हो सकता है कि भाई आपको लॉसेस होने के नतीजे में आपके एसेट्स पे इंपैक्ट आया हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो एंड पर आपने ये देखा कि हमारे हमारे एसेट्स में लेट्स से इजाफा हुआ, लेकिन साथ साथ हमारी लाइबिलिटीज भी बढ़ी और ओनर्स इक्विटी में कमी आ गई। तो अब जब मैंने उसका रेशो निकाला तो अब रेशो क्या आ रहा है मेरे पास कि हमारे 100% एसेट्स में 50% लाइबिलिटी है और 50% ओनर्स इक्विटी है। तो अब जब देखें आप इस दोनों को कंपेयर करें तो आप क्या बोलेंगे कि भाई जब कारोबार शुरू किया था तो ये रेशो कैसा था, 60% मालिक का कंट्रीब्यूशन था, ओनर का कंट्रीब्यूशन था, 40% आउटसाइडर्स का क्लेम था। और जब ये पूरा साल खत्म हुआ दिसंबर 31 पे, तो हमने क्या देखा कि वहां पर अब पिक्चर बदल चुकी है, सिनेरियो बदल चुका है। अब मैं रिस्क की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या था कि बैलेंस शीट किसी एक पॉइंट पर बनाई जाएगी, मतलब एक डेट पे बनाई जाएगी और वो उस डेट पर बता रही होगी कि आज क्या कंडीशन है, आज क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। जबकि इनकम स्टेटमेंट आपको जनवरी 1 टू दिसंबर 31 पूरे साल की इंफॉर्मेशन दे रही होगी। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। अच्छा जी, यहां तक कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी बात। यस। मैन्युफैक्चरिंग करता है, साइज से मतलब वो सिंगल ओनर यानी सोल ट्रेडर है या सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो ये साइज के एतबार से, लेकिन मैं भी बात कर रहा हूं नेचर के एतबार से। अगर मैं देखूं अकॉर्डिंग टू नेचर तो बिजनेस हमारे पास तीन तरह के होते हैं, या तो सर्विसिंग बिजनेस या फिर ट्रेडिंग बिजनेस और तीसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपका जो MBA 1 का सिलेबस है उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स को डिस्कस नहीं किया जाता। आगे जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से आपके पास एक आएगा आपका सब्जेक्ट, वहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कॉस्टिंग और मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे दो तरह की, नंबर वन सर्विसिंग बिजनेस और दूसरा ट्रेडिंग बिजनेस। अब जब हम सर्विसिंग बिजनेस की बात करते हैं तो सर सर्विसिंग बिजनेस में हम किसी भी किस्म की गुड्स या मर्चेंडाइज का जिक्र नहीं करते। सर्विसेज से मुराद क्या है कि सर आप सर्विसेज देकर कमाएंगे। टीचर्स क्या कर रहे हैं, सर्विसेज देकर अर्न कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, सर्विसेज देकर अर्न करते हैं। डॉक्टर्स सर्विसेज देकर अर्न करते हैं। बैंक सर्विसेज देकर अर्न करते हैं, राइट। कंसल्टेंट्स सर्विसेज देकर अर्न करते हैं। तो वो जो सर्विसेज देकर, सर्विसेज प्रोवाइड करके कमाते हैं, तो फिर वहां पे उनका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो वही एक्टिविटी से होता है जिस किस्म की वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। कोई कमीशन एजेंट है तो कमीशन एजेंट जो है वो क्या कर रहा है, वो डील्स करवा रहा है मुख्तलिफ, जिसके अगेंस्ट में वो कमीशन चार्ज कर रहा है। तो वो जो कमीशन है वो उस एजेंट के लिए क्या कहलाएगा, कमीशन इनकम या कमीशन रेवेन्यू कहलाएगा। सही। अब ऐसे केस में इनकम स्टेटमेंट बहुत सिंपल होती है। आपने क्या करना है, मैं पहले बता रहा हूं आपको कि सर्विसिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी। आपने सबसे पहले जो भी सर्विस इनकम है, जो भी सर्विस इनकम है, मैंने देखिए सर्विस इनकम लिखा है, सवाल आपके पास आ जाए कमीशन इनकम तो आपने कमीशन इनकम लिखना है। सवाल आ जाए उसमें लिखा हो फी इनकम तो आपने यहाँ पर फी इनकम लिखना है। सवाल में आ जाए आपके पास कंसल्टेंसी रेवेन्यू तो आपने यहाँ पे कंसल्टेंसी रेवेन्यू लिखना है। सवाल में आ जाए आपके पास सर्विस रेवेन्यू तो आपने यहाँ पर सर्विस रेवेन्यू लिखना है। आई थिंक सो समझ में आ गई बात। सर्विस इनकम, लेट्स से
5 लाख रुपए 5 लाख रुपए एक खास पीरियड